नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। जी हाँ, आपने थंबनेल में सही पढ़ा। भूटान के हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट जहाँ पर हिंदूज का जेनोसाइड हुआ था। मेनली जब आप जेनोसाइड वर्ड सुनते होंगे साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपके माइंड में फॉर श्योर पाकिस्तान, बांग्लादेश और मोस्ट प्रोबेबली म्यांमार देश का नाम आता होगा। आपने पढ़ा होगा कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड कमिट किया था, जिसमें मैसिव 30 लाख लोग मारे गए थे। और इस वॉर के रिजल्ट में इवेंचुअली ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से लिबरेट होकर बांग्लादेश बना था। बाय द वे, जिस जेनोसाइड के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश से आज तक अपॉलॉजी नहीं मांगी। पर जब भी आप सुनते होंगे भूटान देश के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा कि ये एक छोटा सा प्यारा सा कार्बन न्यूट्रल कंट्री है जिसने 0 कार्बन एमिशन के टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और तो और भूटान की हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक आपको इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से कई ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी। ओवरऑल आप कह सकते हो कि भूटान एशिया का हैप्पीएस्ट कंट्री है। ये तो हो गए पॉजिटिव साइड की बात, जिसमें कोई दो राय नहीं है। वेयर एल्स हम डार्क साइड की बात करें तो बाय द लेट 80s और अर्ली 90s भूटान की पॉपुलेशन में से 70% लोग, जो उस टाइम के अकॉर्डिंग 1 लाख लोग, भूटान से भागकर नेपाल के रेफ्यूजीज कैंप में शरण लेने को मजबूर थे और फोर्सफुली इन लोगों को भूटान देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इनफैक्ट इन रेफ्यूजीज का क्लेम है कि इन्हें एथनिक और रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन के कारण फोर्सफुली अपने देश से पलायन करना पड़ा, जो कि सीधे सीधे ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है। आपको बता दूं, इन शरणार्थियों को भूटान देश में जबरन डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता था, बिना ट्रायल के जेल भेज दिया जाता था और तो और टॉर्चर किया जाता था, जिसे कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बट यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि भूटान जैसा पीसफुल कंट्री अपने ही देश के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन और मास एक्सोडस कैसे कर सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सबसे पहले भूटान देश की डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी। भूटान की एथनिक आइडेंटिटी एक सिग्निफिकेंट सोर्स बन गई थी भूटान में इंस्टेबिलिटी के लिए। इस कंट्री में मेनली 3 एथनिक ग्रुप आपको मिल जाएंगे, एंगलोंग, शाचॉप्स और पीपल ऑफ नेपाली ओरियन, जिन्हें लूट शिम्पा भी कहा जाता है। इन्हें आप भूटानीज विद नेपाली ओरियन भी कह सकते हैं। इनफैक्ट लूट शिम्पा का मीनिंग ही साउथर्न बॉर्डर लैंड्स होता है, मतलब लोग जो साउथ रीजन में रहते हैं और मोस्टली ये लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। वेयर एल्स जो लोग भूटान के नॉर्थ में रहते हैं वो मेनली तिब्बतियन डिसेंट के होते हैं और पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। नाउ यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि नेपाली ओरियन के लोग भूटान देश में कैसे सेटल हुए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेपाली ओरियन के लोग भूटान में 1620 के अराउंड फर्स्ट रिपोर्ट किए गए थे, जब भूटान के एक तिब्बतियन लामा ने कुछ नेवर क्राफ्ट्समैन को कमीशन किया था काठमांडू वैली से, ताकि ये सिल्वर स्तूपा मॉन्यूमेंट बनवा सके अपने फादर तेम्पा नीमा के लिए। बाय द वे, ये वही तिब्बतियन लामा है जिन्होंने भूटान को यूनिफाइड किया था। और नेवास प्राइमरली इंडो आर्यन और तिब्बतन बर्मन एथनिसिटीज़ हैं जो नेपाल में हिंदुज़म और बुद्धिज़्म को फॉलो करती हैं। इसके बाद भूटान ने 19th सेंचुरी तक नेपाल से भूटान तक कोई फर्दर मूवमेंट या माइग्रेशन नहीं देखी। इनिशियली फिर नेपाली ओरियन के लोग अर्ली 900s में भूटान देश में लाइवलीहुड चलाने के लिए आया करते थे। यहाँ पर ये भूटान के जंगलों से टिम्बर ट्रीज को कलेक्ट किया करते थे और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये लोग भूटान के साउथ रीजन में सेटल डाउन हो गए और बेसिकली इस रीजन में फार्मिंग स्टार्ट करने लगे। और आप देखोगे तो जो लोग नॉर्थ में रहते थे उनका कांटेक्ट साउथ एरिया में रह रहे लोगों के साथ उतना नहीं होता था, क्योंकि जो नॉर्थ में रहते थे वो मेनली तिब्बतियन डिसेंट के थे जो बुद्धिस्ट फेथ को प्रैक्टिस करते थे। उनकी अलग भाषा थी, अलग पहनावा था, ओवरऑल डिफरेंट कल्चर था उन लोगों से जो साउथ में रह रहे नेपाली ओरियन के लोग थे। उनकी नेपाली भाषा थी, हिंदू फेथ को फॉलो करते थे और अलग पहनावा था। सो दो अलग कम्युनिटीज़ के बीच डिफरेंस कम करने के लिए और नेपाली ओरियन के लोगों को भूटान की मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन में अकोमोडेट करने के लिए भूटान ने 1958 में नेशनलिटी लॉ लाया, जिसके अंडर नेपाली लोगों को भूटान देश में नागरिकता दी गई, कई राइट्स दिए गए सेवरल कम्युनिटीज़ को। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि जैसे ही भूटान ने नेपाली ओरियन के लोगों को नागरिकता दी, वैसे ही 1960s और 1970s में नेपाली इमिग्रेशन भूटान में तेजी से बढ़ने लगा ना। जो भूटान के जो एलाइट लोग थे उनका मानना था कि अगर ऐसे ही बाहर से लोग आने लगे तो फॉर श्योर इनकी पॉपुलेशन जो तिब्बतियन डिसेंट के लोगों को कंप्राइज करती है, मेनली जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती है, वो आउटनंबर हो जाएगी, मतलब कि माइनॉरिटी में हो जाएगी अगर नेपाली ओरियन के लोग भूटान को ओवरटेक कर लेंगे, जिसे भूटान कल्चरल और पॉलिटिकल थ्रेट दोनों मानता था। और भूटान का ये डर तब और बढ़ गया जब सिक्किम 1975 में इंडिया में मर्ज हो गया और दार्जिलिंग में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने गोरखालैंड की मांग स्टार्ट करी। दार्जिलिंग आपको बता दूं वेस्ट बंगाल का पार्ट है और ये एंटिसिपेट मत कर लेना कि गोरखालैंड इंडिया से टूटकर अलग देश बनना चाहता है, बल्कि गोरखालैंड एक ही स्टेट की इंडिया में डिमांड कर रहा है। जैसे एमपी, यूपी, नागालैंड, तमिलनाडु स्टेट्स हैं, वैसे ही गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट गोरखालैंड की डिमांड कर रहा है, जहां पर मोस्टली नेपाली बोली जाती है।
एनीवे हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सो भूटान अपने देश की इमिग्रेशन प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक आप कह लो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लॉस लाता है, जैसे भूटान सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1977 एंड 1985, द मैरिज एक्ट ऑफ 1980 और 1988 में सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं बेस्ड ऑन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1985 ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और नेपालीज इमिग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और डीनेशनलाइजेशन स्टार्ट की जाए। जी हाँ, डीनेशनलाइजेशन, जिसके अंडर जिन लोगों को भूटान देश की नागरिकता मिली थी उनकी नागरिकता छीन ली जाती है। सो इन डिस्क्रिमिनेटरी लॉस के रिजल्ट में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई थी बिटवीन नेपाली ओरियन पीपल एंड नेगलोंग डोमिनेटेड गवर्नमेंट। इतना काफ़ी नहीं था तो भूटानीज गवर्नमेंट ने अपने लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए 1989 में वन नेशन वन पीपल पॉलिसी फोर्सफुली लागू करी, जिसके अंडर भूटान का दुरक्पा कल्चर पूरे देश में प्रैक्टिस करना कंपलसरी कर दिया, जैसे एक ही भाषा बोलना, एक ही ड्रेस कोड होना और जिन स्कूल्स में नेपाली भाषा पढ़ाई जाती थी वहाँ उसे रिस्ट्रिक्ट कर देना और जो टीचर्स जो नेपाली ओरिजिन के होते थे उन्हें डिसमिस करना, जिससे कि नेपाली लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट पहुंचा ना। जैसे ही ये लॉस पास किए गए वैसे ही नेपाली एथनिसिटीज़ के लोगों ने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया और मल्टी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन की मांग की। अर्ली 1990s में कुछ एथनिक नेपालीज ने वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाए गए, जैसे स्कूल बर्निंग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे अटैक, जो कि अनफॉर्चुनेट था मैं कहूँगा ना। मेन प्रॉब्लम यहाँ अब तक स्टार्ट नहीं हुई। मेन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब भूटानीज गवर्नमेंट ने अपनी रॉयल भूटान आर्मी पूरे देश में डिप्लॉयड कर दी और नेपाली एथनिसिटीज़ के लोगों को ढूंढने का काम दे दिया, जिसके रिजल्ट में लार्ज नंबर ऑफ नेपाली एथनिसिटीज़ के लोगों ने देश छोड़ दिया। एस्टिमेट बताते हैं कि 1,08,000 लोगों में से 98,000 लोग नेपाल के रेफ्यूजीज कैंप में शरण लेने को मजबूर हो गए। और ये मत समझ लेना कि रॉयल भूटान आर्मी ने इन्हें अपने देश से भगाया ही है, बल्कि इन लोगों पर भूटान की आर्मी ने बहुत ब्रुटैलिटी दिखाई, लोगों को जेल में डाल देना, रेप, टॉर्चर जैसे सीरियस क्राइम। आप इमेजिन कर सकते हो कि भूटान जैसा पीसफुल कंट्री ऐसा कर सकता है, बट सैड रियलिटी है कि ऐसा हुआ था। अगेन ये रेफ्यूजीज अब भूटान देश छोड़कर नेपाल और इंडिया की ओर जाने लगे। इनिशियली ये रेफ्यूजीज इंडिया के वेस्ट बंगाल और आसाम स्टेट में शरण लेने को पहुंचे, बट अब इनकी किस्मत देखिए, कितना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इन रेफ्यूजीज का हमारे देश में। जैसे ही ये इंडियन स्टेट में एंटर किए, इंडियन पुलिस फोर्स ने इन लोगों को ये देश छोड़ने के लिए भी कहा। एट लास्ट मेजॉरिटी ऑफ रेफ्यूजीज को नेपाल के रेफ्यूजीज कैंप में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। पहले भूटानीज आर्मी ने टॉर्चर किया, फिर इंडियन पुलिस फोर्स ने ये देश छोड़ने के लिए हरेस किया। ये एक बहुत ही ज़्यादा सैड और अनफॉर्चुनेट इवेंट है जिसे हम टाल सकते थे अगर इंडियन गवर्नमेंट और नेपाली गवर्नमेंट जेन्युइनली भूटान पर प्रेशर डालती। तो खैर वीडियो को यहीं करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।